किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है वो। वरना हम लैब की तरफ चलेंगे। ये CS401 और CS401P दोनों का कंबाइंड सेशन है। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको जो लैब 2 है वो हम करवाएंगे आज। लेकिन अगर किसी का 401 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। स्टार्ट करें फिर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, इसमें ना एक इंतहाई ज़रूरी बात है जो आप समझ लें। आप अपनी कोर्स वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो ये फाइल डाउनलोड का सेक्शन है। इसके अंदर ये एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू रन नेसम एंड AFD इन डॉस बॉक्स। ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि आप कौन कौन से टूल आपने यूज़ करने हैं और कैसे कैसे उसकी इंस्टॉलेशन होगी। जो चीज़ें वीडियो में बताई गई हैं वो बहुत ओल्ड हैं और वो आज के सिस्टम पे इंस्टॉल भी नहीं होती और ना ही रन होती हैं। तो मौजूदा सिस्टम के हिसाब से जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं और जो कंपैटिबल हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं और उनकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताया गया है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, टूल्स डाउनलोड करें और उनको रन करने का भी सीखें कि राइट अप कहाँ पे होगा असेंबली कोड का, उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर डीबग में कैसे चलाना है। तो ये चीज़ें आपको, ये छोटी सी वीडियो 4-5 मिनट की है, इतनी लंबी नहीं है, तो ये आपने लाजमी देखनी है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये राबिया फैसल ने सवाल पूछा है कि ऑफसेट और ऑप कोड में क्या फ़र्क है। ऑफसेट जो होता है ना, वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसको हम, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम रेफरेंस बना लेते हैं और उस रेफरेंस के हिसाब से जितनी जितनी हम स्टोरेज ऊपर जाते जाएंगे वो हमारा ऑफसेट काउंट होता रहेगा। अगर हमने उसकी स्टोरी काउंट करनी है, फॉर एग्जांपल कि एक 10 स्टोरी है या बुर्ज खलीफा है, उसको हमने ये चेक करना है कि कितनी उसकी स्टोरेज है उसके अंदर। तो हम बेसमेंट से स्टार्ट करेंगे या ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और
काउंट करते जाएंगे। जितना काउंट हमारा बढ़ता जाएगा वो हमारा ऑफसेट होगा विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो है रेफरेंस, जो कि हमारा या तो ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट है। तो ऑफसेट कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक नंबर होता है जो हमने एक एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ऐड करना होता है। सिर्फ उस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमें ऑफसेट दें जी स्टोरी नंबर 10 से ऊपर कितनी स्टोरी हैं, तो हम स्टोरी नंबर 10 के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम 5 ऐड करेंगे तो 5 हमारा ऑफसेट होगा और जो हमारा बेस या स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 10 होगा। तो 10 में हम 5 ऑफसेट ऐड करेंगे तो हम 15 पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी है ऑफसेट की। इज इट क्लियर? अगर किसी ने माइक्रोफोन यूज करना है तो वो कर सकता है। किसी ने सवाल पूछना हो, टाइपिंग में इशू आ रहा हो। राबिया फैसल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया था। अच्छा चले, क्लियर है तो आप चलते हैं आप कोड के ऊपर। ठीक है, ये अप कोड नहीं है, ये ऑप कोड है बेसिकली। मैं आपको टाइप करता हूँ ऑप कोड शॉर्ट में, यानी ऑपरेशन कोड। ऑप कोड ये बताता है कि हमने ऑपरेशन क्या करना है। हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, या डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या कुछ भी हमने जो काम करना है बेसिकली। या ये काम ये भी होता है कि कोई काम नहीं करना, उस पर हम नो ऑप कोड लिखते हैं। तो जो ऑपरेशन बेसिकली हमने बताना होता है प्रोसेसर को, आप ये काम कर दें, एडिशन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, या जो भी है वो कर दें, तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं ऑपरेशन कोड, या शॉर्ट में ऑप कोड। समझ आ गई इतनी बात? किसी को डाउट हो ऑपरेशन कोड में या ऑफसेट में? उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ राफिया, आज लैब 2 करेंगे इंशाल्लाह हम। बुशरा यासीन, असमें ये रिकॉर्डिंग वाला जो ये सीन है ये इस सेशन से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे एचओडी का इनिशिएटिव है कि आप फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग करके ना उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करें, ताकि जो स्टूडेंट किसी की वजह से भी अटेंड नहीं कर पाते वो कम से कम ना सेशन की रिकॉर्डिंग देख के और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें। तो लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। अगर उसमें कोई सवाल है तो आप अभी पूछ लें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको आंसर दे दें। लेकिन रिकॉर्डिंग आप एक्सप्लिसिटली मांगी तो वो अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, ये अभी नेक्स्ट फेज़ होगा कि स्टूडेंट्स को कैसे अवेलेबल होगी। ये शायद आपको नोट्स में बता दी जाए कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग इस लिंक के ऊपर मौजूद है और आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। दिस इज़ अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी अवेलेबिलिटी कैसे करनी है ये अभी तक अंडर कंसिडरेशन है। बट वी आर struggling hard to provide you the material with the easiest possible ways with the least speed of internet download available. तो मूव करें लैब की तरफ अब। Yes, sir. ओके, ये वीडियो को समझ आ गई है ना? ये लाजमी देखनी है, इसके अंदर तमाम एक्सप्लेनेशन है जो जो टूल हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, और कैसे उसको हम फिर असम्बल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वीडियो वाली स्लाइड अब मैं हटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे लाजमी। ये स्क्रीन नज़र आ गई है, ये हमारा लैब 2 आज की, और ये छोटा सा कोड है। इसको इंशाल्लाह आज हम रन करेंगे और चेक करेंगे ये क्या काम कर रहा है। अगर किसी को विजिबिलिटी में इशू है तो बताएं मुझे।
इसको मैंने जूम कर दिया ताकि आप लोगों को देखना आसान हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो फर्स्ट लाइन है सेमीकोलन लगा हुआ है, फिर लैब 2 लिखा हुआ है। वो यूज सेमीकोलन टू इंसर्ट द कमेंट्स। जैसे हम सी प्लस प्लस में या सी में हम ऐड करते हैं ना कमेंट्स अपने कि ये लाइन ऑफ कोड का क्या मकसद है, क्या काम करेगा, फंक्शन के साथ हम लिख देते हैं कि ये फंक्शन इसलिए होता है। तो उसमें तरीकाकार और है कमेंट्स ऐड करने का, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में आप सेमीकोलन डालेंगे और उससे आगे जो भी आप लिखेंगे वो आपका कमेंट काउंट होगा। तैयबा और जूम करूँ? काफ़ी है अभी ये। चलें, जिनका नहीं भी है वो भी ये देख लें कि मतलब है तो चीज़ तो वही ना, लेकिन कंसेप्ट तो वो आपको मिल जाएगा कि कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। अगर 401 वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, और 41P वाले हैं तो वो इसको लैब को ना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हरीशा, अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप बताएं, अगर आपका पी वाला नहीं है तो अगर 401 की कोई सवाल है तो वो आप बता सकती हैं। अगर नहीं है तो ज़रा समझ लें कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि 401 में भी वही चीज़ें हैं। इज इट क्लियर? हरीशा, ये असल में सेशन सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों ने ना वीडियोस वॉच कर ली हैं लेक्चर्स की, और आप लोगों ने हैंड आउट स्टडी कर लिए हैं, या पावर पॉइंट आपने जो भी कंसल्ट करना था वो कंसल्ट आप कर चुके हैं, और आपको उसके अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो वो आप इस सेशन में पूछ सकती हैं। ये सेशन इसलिए नहीं है कि हम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको दोबारा यहाँ से लेक्चर डिलीवर करें। हाँ, जो जंप्स वाला सीन है वो ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये चीज़ में भी आ जाएगी ना, एक्सरसाइज ज़रा आप चेक करें, इसमें ये जंप आएगा, लेकिन ये सिंपल सा जंप है जो बेसिक चीज़ होती है जंप की। फिर डिटेल हम इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आपके जंप वाले कुछ क्वेश्चन को। आप थोड़ा सा ये चेक कर लें, आपको कंसेप्ट हो जाएगा कि जंप कैसे होता है, फिर कंडीशनल है, अनकंडीशनल है। ओके, सो जो लाइन 1 है वो समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब लाइन नंबर 3 पे आ जाए। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हमने ORG 0x0100। इसका ये मतलब है कि आपको ये पता है कि ये जो कोड वाला जितना भी डाटा होगा ये कौन से सेकंड में जाएगा आंसर में। ये जब हम कोड लिखेंगे और मेमोरी में लेकर जाएंगे तो ये मेमोरी के किस सेकंड में जाके रिजाइड करेगा या जाके रन करेगा। कोड सेगमेंट में। गुड। अब कोड सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अब उसको हम ये ऑफसेट दे रहे हैं 0x0100। यानी जो हमारा ये कोड लिखा हुआ है ना उस सेगमेंट में आप जाएं और उस सेगमेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ये ऐड करें 0100, और वो जो मेमोरी लोकेशन बनती है उसमें हमारा कोड वहाँ पे सेव करके स्टोर करके आप एग्जीक्यूट करना शुरू करें। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन जाएगी प्रोसेसर को लाइन नंबर 3 के थ्रू। क्लियर है ये चीज़? लाइन नंबर 3, एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स सी द लाइन नंबर 4। इसमें हमने सिंपल लिखा है मूव। ये जो मूव है ना अभी यहाँ पे ऑफ कोड है। हाँ, ये लाइन नंबर 3 ये फिक्स है, ये आप लोगों ने ऐसे ही टाइप करनी है, क्योंकि इससे पहले की जो सेगमेंट के अंदर मेमोरी होती है ना
वो कुछ मेटा डाटा के लिए, प्रोग्राम के मेटा डाटा के लिए रिजर्व होती है, वो प्रोसेसर खुद ही उसको यूटिलाइज करता है। वो नॉर्मली हम उसको ना अपने इस्तेमाल में नहीं लाते। वो कुछ स्ट्रक्चर फाइल होती हैं, कुछ उसके टेबल्स वगैरह होते हैं प्रोग्राम के, उसके हिसाब से वो यूज़ हो रही होती है, जैसे पहले की मेमोरी है। तो हम अपना जो प्रोग्राम है, जो मतलब प्रोग्रामर के कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो 0100 से स्टार्ट करनी है और ये फिक्स है। ओके। सर ये प्रोग्राम आप नेशनल में लिखा हुआ? नहीं, ये नोट पैड में लिखा हुआ सिंपल। नेसम असेंबलर है, वो इसको असेंबल करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ये आपको नज़र नहीं आ रही है ऊपर जो नोट पैड प्लस प्लस है? ये कुछ भी नहीं है, सिंपल नोट पैड है। ओके सर। ठीक है। अब लाइन नंबर 4, इसमें हमने लिखा है मूव CX4। आप इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है, अगर किसी ने भी लेक्चर सुने हो? मूव तो है आप कोड, जो कोई पूछ रहा यस है सर। पहले के। जी बोले, क्या मतलब इस लाइन का? सर इस लाइन का मतलब है कि 4 को CX में डाल दो, CX रजिस्टर में डाल दो, मूव कर दो 4 को। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? एनीवन एल्स? सर इसमें डेस्टिनेशन CX है और सोर्स जो है वो 4 है। किसी को इस बात से कोई एतराज हो? कोई कहता हो नहीं ये गलत बात कर रही है? वो सारा सही है। चलो जी, 2 वोट हो गए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका यही मतलब है जो डेस्टिनेशन हमारी वो CX है, और जो हमारा सोर्स है वो 4 है। तो 4 को हमने सिंपल मूव करवाना है CX के अंदर, और उसके लिए हमने कहा है कि मूव कर दो। ये मूव जो है ये ऑप कोड होगा। को पूछ रहा था ऑप कोड क्या होता है? क्या आवाज होगा यहाँ पे? सर मैं पूछ रही थी पहले, मुझे आपने एक्सप्लेन किया था। समझ आ गई अब? यस सर। सर ये सिर्फ जो स्टार्टिंग में जब हम इसको असेंबल करते हैं, तो जो हमारी लिस्टिंग फाइल बनती है उसमें जो स्टार्टिंग में 2 नंबर होते हैं वही इस मूव को शो करते हैं ना? जी जी, वही शो करते हैं, वही ऑप कोड को शो करते हैं। ओके सर। और सर ये हर एक के लिए अलग-अलग नंबर होते हैं ना? हाँ, ऑपरेशन के हिसाब से वो चेंज होगा। ओके सर। लेकिन वो ना डेस्टिनेशन को भी देखता है और ऑप हम कोड। इसमें एक्चुअली यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? आपकी आवाज़ बहुत फट रही है नफीसा। और हमने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, अगर किसी और को समझ आई तो वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या? हाँ सर, समझ ही नहीं आई क्या बोल रहा है। आपका माइक्रोफोन में बहुत नॉइज है नफीसा, आप टाइप कर दें। हाँ, क्वेश्चन आपका ठीक है, CX ही क्यों यूज़ किया है? असल में इसका ताल्लुक है, ये जो हमने लाइन नंबर 7 पे लूप लिखी हुई है ना, तो इसके साथ ये इंटरनली लिंक है, हमें एक्सटर्नली बताने की ज़रूरत नहीं है कि लूप कितने टाइम चलेगा। अगर हम ना बताएं कि लूप कितने टाइम चलेगा तो फिर इन्फिनिटली चलता रहेगा ये। जो CX के अंदर है ना, ये एक बार लूप चल जाएगा तो इसकी वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। अभी 4 हम ऐड कर रहे हैं, तो जब एक बार ये लूप चल जाएगा तो 3 हो जाएगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। तो ये जो लाइन नंबर 7 पे लूप है ये एंड अप हो जाएगा, और फिर प्रोग्राम चला जाएगा लाइन नंबर 8 के ऊपर। सर जो हमने उसमें लेक्चर्स में कोड लिखा था उसमें लूप चलाने के लिए हमने JNZ यूज़ किया था, वो हमने वो यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया? वो कंडीशनल लूप था ना, मुख्तलिफ सर ये तरीके करने के। कंडीशनल नहीं है? हाँ, कंडीशन तो इसके अंदर भी है, वो सिर्फ CX कंडीशन है काउंटर यूज़ करने के लिए, और कोई कंडीशन यूज़ नहीं की हमने। ये मतलब बिल्ट इन सिंपलेस्ट चीज़ है, और वो आपकी इमेजिनेशन है, आप जितना उसको एक्सपेंड कर सकें, जितना इंक्लूड कर सकें। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। अच्छा जी। ओके सर। लाइन नंबर 4 में चला गया 4, और फिर हमने मूव किया है AX में 0। ये AX में हमने 0 इसलिए मूव किया है कि जो हम ये ऐड करें ना लाइन नंबर 6 में, वो 0 में ऐड होता जाए। वैसे भी आप स्टार्ट करते हैं तो X में 0 ही होता है, लेकिन हमने बस एलिगेंटली कोड को लिखने के लिए कि हमने पहले क्या वैल्यू सेट की हैं,
ताकि हमें पता हो अगर किसी भी वजह से भी ए एक्स की रजिस्टर की वैल्यू कोई और थी तो वो मतलब कि नलीफाई हो जाएगी और जो हमारी सेट की वैल्यू है वो ए एक्स में चली जाए। अब जीरो के अंदर हम ये ऐड करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लाइन नंबर 6, ये बड़ी अच्छी लाइन है, थोड़ा सा इसमें कोड कॉम्प्लेक्स हुआ है। अब इसमें जो ऑप कोड है वो तो है सिंपल ऐड ए एक्स टू। ये को बता सकता है कि क्या ऑपरेशन है? सर टू जो है वो हमने ए एक्स की वैल्यू में ऐड करना है। और जवाब कहाँ पे जाएगा? ए सर एक्स जवाब ए एक्स में जाएगा। डेस्टिनेशन में। राबिया किसी और को बात करने दें। सर हरीशा, ए एक्स इसकी डेस्टिनेशन है तो उसमें ही जाएगा। ए एक्स में ही जाएगा। ए एक्स में पहले क्या पड़ा हुआ है? 0। तो टोटल एडिशन क्या होगी? 2। 2 इसमें जाएगा। तो एक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी फाइनल? ए एक्स में 2। गुड। इससे पहले हमने ये लिखा हुआ है L1 : ये हमने इस लाइन को ना एक लेबल दे दिया है, लेबल 1। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं L1। ये हमने लेबल इसलिए दिया है ताकि अगर हम किसी प्रोग्राम में किसी जगह इस लाइन को रेफर करना चाहें तो हम इस लेबल से रेफर करेंगे, क्योंकि लाइन नंबर तो ये नोटपैड के अंदर है ना, लाइन नंबर 6। हम प्रोसेसर को तो नहीं बता सकते कि आप दोबारा लाइन नंबर 6 पे जाएं जो मैंने कोड लिखा हुआ है। उसको हम बेसिकली ये बताएंगे लेबल पे जाएं और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करें। क्लियर एवरीथिंग? एनी इशू? लेबल क्या होता है, किस लिए होता है? यस सर क्लियर। अच्छा, अब आ गई हमारी लूप, लाइन नंबर 7। हमने कहा जी लूप L1। इसका मतलब है कि L1 पे जब भी लाइन नंबर 7 पे आ जाए तो वापस लाइन 6 पे चले जाओ और लाइन 6 पे जो लिखा हुआ है उसको आप एग्जीक्यूट करो। सिंपल ये मतलब इसका लूप का। लूप पे आगे बाद उसने आगे लेवल बता दिया, दोबारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? L1 लेवल जहाँ पे लगा हुआ है, और वो लगा हुआ है लाइन नंबर 6 के ऊपर। वो लाइन ये कहती है कि ए एक्स के अंदर आप 2 को ऐड कर दें, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी ए एक्स की उसके अंदर 2 को ऐड कर दें। सिंपल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? यस सर। सर इसमें अब हमने एक दफ़ा लूप तो चला दी, तो सी जी एक्स की काउंटिंग कैसे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट तो किया ही नहीं है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ये लूप है ना इसके साथ ये सी एक्स है ना ये बाइंड है, ऑटोमेटिकली बाइंड है। जब ये लूप एक बार रन हो जाएगी तो ये इसको जो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये इसको ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट कर देगा एक। ठीक है। और ये जब ये वापस इधर आएगी ना इसको चेक भी करता है इंटरनली। ये प्रोग्रामर इतना काम नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरनली जो आर्किटेक्चर है ना हमारा उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इसी तरह से काम करती हैं। जब लूप जाएगी L1 को बताएंगी कि इस लेवल पे चली जाए तो इसके दौरान वो 2 काम करेगा। जो सी एक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसको वो एक डिक्रीमेंट करेगा, एक माइनस कर देगा जो भी आप बोल दे, और फिर चेक करेगा कि उसकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो गई। अगर जीरो हो गई होगी तो फिर वो लूप ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वापस आ जाएगा लाइन नंबर 8 के ऊपर। समझ आइए? दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस सर। और सर ये इसका तो फिर डबल फ़ायदा हो गया, फिर हमें JNZ की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हाँ उसमें तो हमें 2 काम करने पड़ते थे। हाँ, वही था ना, वो आपकी इमेजिनेशन जितना मर्जी जैसे ही लॉजिक मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन ये चीज़ें हमने सिंपलेस्ट रखी हैं ताकि स्टूडेंट्स जो स्टार्ट में कहते हैं ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। बड़े लोगों की ईमेल आई थी हमें कि ये हमें कुछ तो लोग बार बार अपेयर हो रहे हैं, इसको पास नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। हालांकि इतनी आसान चीज़ें हैं इसके अंदर, किसी को कोई क्वेश्चन है। अब देखें टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन कोई 2-3 हज़ार हैं, और अब स्टूडेंट सिर्फ आए हैं हमारे पास 10-12। अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो वो यहाँ के कम से कम पूछ तो ले ना कि सर कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, डिस्कस कर ले। सर स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल लगता था, फिर जैसे-जैसे लेक्चर्स आगे 3 से 4 जंप करते गए ना, फिर आगे से थोड़ी-सी आसानी होती गई। जाहिर बात है आपका लर्निंग स्टेज है, आपको जब स्टार्ट करेंगे एक नई चीज़ सीखना
तो आपको उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो आप ऐसा ऐसा सीखती जाएंगी तो आप ड्राइवर की तरह फिर इसके मास्टर हो जाएंगी। यस ठीक हो गया। अब ये लूप कौन कौन सी क्या क्या काम करेगा इसके अंदर, इसमें किसी को सवाल हो? ये बुशरा ने पूछा हुआ है कि दो में ऐड होगा। हाँ जी, हम दो को ही बार बार ऐड कर रहे हैं और बस उसी की वैल्यू सिंपल रखने के लिए हम इसको सिर्फ एडिशन कर रहे हैं। जो सर, सी जो एक्स है, हमारे पास बुक में थी एग्जांपल, उसमें हम JNZ की जगह लूप यूज कर सकते हैं? हाँ जी आप कर सकते हैं। असमें एक सर काम करने के ना मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और यहीं पे चेक होते हैं कि स्टूडेंट्स ने कौन कौन से स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी असाइनमेंट की है और कौन कौन से स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की नकल की है या एक सोर्स से कॉपी पेस्ट की है। क्योंकि अब ये मैंने काम किया है, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही काम हो, इसके और भी 70-100 लॉजिक हो सकते हैं ये सेम काम करने के, ऐड करने के। ठीक है। यस सर। अच्छा, बुशरा का सवाल में बात हो रही थी, लूप सी एक्स की वैल्यू की अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, सी एक्स की वैल्यू लूप के अकॉर्डिंग चलेगा और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगी। इसके अंदर हमने वैल्यू 4 रखी हुई है, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, 3 पे जाएगा, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। इस तरह से ऑटोमेटिकली जब भी लूप ये रन होगी लाइन नंबर 7 की, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाएगी। और सर एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, ए एक्स के अंदर हम दो हर बार ऐड कर रहे हैं लूप के अंदर, तो वो इंक्रीज होती जाएगी दो के हिसाब से। पहले 0 थी, फिर 2 ऐड किया 2 हो गई, फिर उसमें 2 ऐड किया 4 हो गई, फिर ऐड किया 6 हो गई, फिर ऐड किया 8 हो जाएगी। ओके। ओके सर। अच्छा, इसको अब हम, अच्छा लाइन नंबर 8 है वो टर्मिनेशन कंडीशन है। वो ये बताती है कि आप ये प्रोग्राम में हमारी वर्किंग ख़त्म हो गई और आप इसको टर्मिनेट कर दें। लाइन नंबर 9 में इंटरप्ट होती है प्रोसेसर को बताने के लिए कि अब ये वाला प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसको आप मेमोरी से बेशक ख़त्म कर दें और इसकी एग्जीक्यूशन मज़ीद नहीं होगी। ये इंटरप्ट वाला चैप्टर आगे आएगा, इंटरप्ट क्या होती है और क्यों होती है, सर कितनी ये तरह के इंटरप्ट हैं। हाँ, सॉरी। आपने एज इट इज यही लिखना जैसे इसमें लिखा होगा। नहीं नहीं नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, एज इट इज़ नहीं लिखना, कोई भी फिक्स नहीं है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको हल करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई स्टूडेंट किसी लॉजिक के थ्रू हल करेगा, कोई स्टूडेंट किसी लॉजिक के थ्रू यूज़ यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेगा। तो ये फिक्स नहीं है कि आपने ऐसे कोड याद करके उस बारे में लिखना है। इसके अगर किसी को समझ आई है ये, तो ये प्रोग्राम असल में कर क्या रहा है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट? सर, इसमें जस्ट एक लूप चल रही है और बार-बार 2 को ऐड किया जा रहा है अंटिल 4, कितनी बार जब ऐड तक होगा? सर 4 टाइम्स होगा। बिल्कुल सही है। तो मतलब प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास दो एक डिजिट है, उसको आपने 4 बार ऐड करना है, उसके साथ ही बार 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 दो, या आप ये समझ लें कि 2 का टेबल जो 4 तक हमने पढ़ना है और उसका रिजल्ट सामने फाइनल जो रिजल्ट है उसका हमें बता दें। तो ये क्या, ये यही तरीका है ये काम करने का, कोई और तरीका नहीं हो सकता? यस सर, दूसरा जो हमें लेक्चर्स में भी बताया गया है वो भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है, बार-बार हम अलग-अलग करके उनको ऐड करते जाएँ। हाँ, आप ऐड करते जाएं, वो तो आपका लॉजिक है सर, ना, मैंने ये उसमें लगाया है। तो टाइम लगेगा। वो एफिशिएंसी पे आ जाती है बात फिर, क्या आपका जो कोड लिखा गया है वो एफिशिएंट है कि नहीं है। पहली बात ये होती है कि आपका जो टास्क दिया गया वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। जो सेकंड मैट्रिक होता है वो प्रोग्राम की इवैल्यूएशन का, वो उसकी एफिशिएंसी होती है कि कितनी अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी और कितनी लीस्ट मेमोरी के अंदर हमने ये प्रोग्राम लिख के और कंपाइल करके रन कर दिया है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये लाइन नंबर 8, ये कमांड है, ये वैल्यू मूव करती है EX में। ये प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए ये फिक्स वैल्यूज़ हैं
जो हम प्रोसेसर को देते हैं कि यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, नाउ यू कैन टर्मिनेट आवर प्रोग्राम। वरना शायद ये जंक फाइल बन जाए या वो डैंगलिंग पॉइंटर वगैरह जैसे होते सी प्लस प्लस में, ये प्रोग्राम कहीं पे पड़ा रहेगा मेमोरी के अंदर, मेमोरी यूज़ हो रही होगी लेकिन यूज़ में नहीं होगा इसका। हाँ, ये वैल्यू फिक्स है, आपने ऐसे रखनी है। लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 ये फिक्स है। इसके साथ जो फिक्स है वो लाइन नंबर 3 है। ओके सर। ओके, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अच्छा, पहले ये बता दो मैं आपको ना, इसका मैंने जो फाइल नेम रखा हुआ है वो है, चलिए आपको मैं सेव करके दिखाता हूँ ताकि आपकी पूरी एक वर्किंग कंप्लीट हो जाए। इसको मैं ना अब सेव करने लगा हूँ। सेव करने का तरीका देख लें आप। प्रोग्राम तो चलो आप लिख लेंगे नोट पैड के अंदर, फाइल सेव एज। अब ये लैब 2 मैंने ऑलरेडी सेव की हुई आप लोगों के लिए, तो इसको मैं लैब 2-1 कर देता हूँ। अब एक चीज़ जो आपने इसके साथ एक्सटेंशन ऐड करनी है वो ये करनी है, आपने डबल कोट स्टार्ट में लगाने हैं और लैब 2-1 ये फाइल का नाम आ गया, आगे डॉट, आगे आपने इसकी एक्सटेंशन देनी है असेंबली, ASM। Sorry to interrupt, sir, but I can't see the dialog box you are opening right now. असल में ये तो जूम भी नहीं होगा शायद। हाँ, मैं आपको ना ये बता देता हूँ चैट में। जब आप फाइल सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना, ये ज़रा चैट चेक करें तो ये .sm है, ये आपने डबल कोट के अंदर पूरा फाइल नेम इस तरह से देना है। आफ्टर राइटिंग योर कंप्लीट प्रोग्राम, व्हेन इट इज़ द टाइम टू सेव द प्रोग्राम, you will use double quote at the start and double quote at the end, and the extension that will be used to राइट save सर। the assembly language programming is .asm. Yes, ओके sir. Got it, sir. ओके, मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आ रही है, ये देखें। फिर आपने जो है ना इसको सेव कहाँ पे करना, लोकेशन। एक आपने फोल्डर बनाना है किसी भी ड्राइव में जाके, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस फोल्डर के अंदर आपने ये सारे चीज़ें उसके अंदर रखनी है। नेसम सॉफ्टवेयर होगा, असम्बलर का लिंकर होगा, एडवांस डीबगर होगा। ये जो आप वो वीडियो देखेंगे ना जो शुरू में मैंने बताया, उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ से डाउनलोड होंगी। तो जिस जगह आपने वो तमाम टूल्स रखे हुए हैं, ये फाइल भी आपने उसी लोकेशन पे जाके उसी फोल्डर में सेव करनी है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो फाइल सेव करने में, किसी को कोई सवाल हो? No, sir. ओके, तो ये मैं सेव कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि दिस पीसी, अगर डी ड्राइव में मैंने एसएम नाम का एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने बाकी टूल रखे हैं। अभी शो नहीं हो रही आपको क्योंकि मैं वो टेक्स्ट फाइल एक सेव करने जा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सेव कर दूँ, आपको बाद में दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है और अब मैं चलाऊँगा ये अपना डॉस बॉक्स। सबसे पहले आपने वो जो फोल्डर है आपका ये वाला, और यहाँ इसके अंदर ये वाली फोल्डर है मेरे पास डी ड्राइव के अंदर, और ये मैंने बाकी एग्जांपल भी लिखी हुई हैं और बाकी इसके अंदर टूल भी पड़े हुए हैं। ये AFD है, ये लिंकर है और ये नेसम है इसके अंदर। तो तीन चीज़ें तो आपके पास ये होनी चाहिए।
उसी फोल्डर के अंदर मैंने लैब वाली ये lab2 मैंने पहले बनाई थी और lab2.1 ये अब जो हमने अभी जो प्रोग्राम लिख के सेव किया ना वो ये वाला है lab2-1.as है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके अब सर एक क्वेश्चन है जी सर, जो हमारी फाइल है इसमें हर लाइन के आगे सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है? नहीं, सेमीकोलन किधर है? सर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जो हम वहाँ करते हैं लेक्चर्स में, वहाँ हर एक के आगे सेमीकोलन लगा होता है ना, वो वो मैंने कमेंट ऐड करने के लिए होता है। वो मैंने स्टार्ट में बताया ना, ये लाइन नंबर 1 देखिए हमारी, वो कमेंट ऐड करने के लिए है। सर ये सेमीकोलन खास तौर पे कमेंट ऐड करने के लिए है ना? हाँ, ये सिंटैक्स है लैंग्वेज का। ओके सर। ये और एज सर इट ये इज। जो अगर लाइन के आगे हम सेमीकोलन ना लगाएं तो ये चल जाएगी? नहीं चलेगी ना, ये फिर प्रोग्राम एरर दे देगा। अगर आपने कमेंट ऐड करना है तो उसका असेंबली लैंग्वेज में तरीका यही है कि आप सेमीकोलन लगाएंगे और आगे आपने जो भी कमेंट्स देना वो आप कमेंट्स देंगे। ओके सर। सर कमेंट ना डालें तो फिर इन लाइंस के आगे सेमीकोलन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं। ओके सर। ओके, फिर आपने ओपन करना है डॉस बॉक्स। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। डॉक्स बॉक्स ये आपको ना कोर्स वेबसाइट पे डाउनलोड फाइल में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डॉक्स बॉक्स ओपन हो गया। अब जो सबसे पहला काम करना है वो हमने जहाँ पे अपना फाइल सेव की है ना, जहाँ पे हमारा डीबगर लिंकर और असेंबलर पड़ा हुआ है, उसको हमने किसी फर्जी माउंटिंग पॉइंट के ऊपर माउंट करना है। तो उसकी कमांड है, ये आप देख लेंगे, फिक्स है माउंट एक्स वाई जेड, आप जो मर्जी रख लें, जो आपका दिल करे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन माउंट कीवर्ड है, ये अपने एज इट इज़ यूज़ करना है। ये जो जेड या एक्स वाई जो भी बता रहा हूँ, ये उस नई माउंट पॉइंट का नेम होगा जहाँ पे हम अपना जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसको हम माउंट करेंगे डॉस बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये आप ये समझ के डेस्टिनेशन ही है। अब हम देंगे सोर्स। सोर्स जो हमारे पास है वो है d:\sm। इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी जो फाइल अभी बनाई है वो सेव की है, और इसके अंदर ही बाकी हमारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो हमें प्रोग्राम रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। एंटर। ऑलरेडी माउंटेड, तो इसको हम चेंज करेंगे, एक्स कर लेते हैं जी। माउंट होगी लोकली। अब सिर्फ माउंट हुई है, आप उस डायरेक्टरी के अंदर अभी इंटर नहीं हुई ना, उसमें कोई वर्किंग कर रहे हैं। तो उस डायरेक्टरी में जाने के लिए आपने वो जो अभी माउंट पॉइंट आपने ऐड किया है उसको आप सिंपल टाइप करेंगे कोलन एंटर। अब वहाँ पे आप चले गए ऑटोमेटिकली। कहाँ पे, कोई बता सकता है क्या हुआ यहाँ पे? अब ये नाम दिया है हाँ, उसमें हम चले गए हैं। अब हम उस बात से एक तो जो स्टूडेंट्स है ना वो अपनी जो वीयू का आईडी वो यूज़ करें, ताकि मुझे बार बार ये इंटरप्ट ना होना पड़े ऐड करने के लिए आप लोगों को। जो अपने प्राइवेट आईडी यूज़ कर रहे हैं उनकी परमिशन नहीं होती यहाँ पे इंटर होने के लिए। तो आईडी तो है वीयू की, वो यूज़ कर लिया करिए, और विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, हमने वो अपना जो फोल्डर था जहाँ पे हमारी तमाम चीज़ें रखी हुई हैं वो हमने माउंट कर ली हैं, और उसको हमने अभी एक्सेस करके इसके अंदर इंटर हो गए हैं। अब आपने कमांड यूज़ करनी है उसको प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए, NASM स्पेस उसका नाम जो हमने दिया था फाइल सेव के लिए वो था lab2-1.asm। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फर्दर वो कहते हैं ना पैरामीटर देने हैं आउटपुट लेने के लिए, कौन कौन सी फाइल हमें
एज ए आउटपुट रिक्वायर्ड होंगी। तो वो डैश ओ, ये ज़ीरो नहीं है, डैश ओ है, आउटपुट के लिए शॉर्ट है। वो हम कह देते हैं जी lab 2-1 डॉट कॉम, ये हमें आएगी कॉम फाइल, और उसके साथ साथ हम देखेंगे लिस्टिंग फाइल भी हमें चाहिए होगी डैश एल, ये आई या 1 नहीं है, ये एल है, एल फॉर लिस्ट, lab 2-1.lst। किसी को यहाँ पे कोई सवाल हो? नो सर, जो नाम देंगे वही हम बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये याद रखने के लिए कि ये लिस्ट फाइल जो हम बनेगी वो कौन सी असेंबली फाइल से रिलेटेड है, ताकि वो चीज़ें हमें मैनुअली याद ना करनी पड़े, हमें फाइल का नाम देखते ही पता चल जाए कि इसकी जो असेंबली फाइल है वो ये वाली है, उसकी जो कॉम फाइल है वो ये वाली है। ओके, यहाँ पे करेंगे हम एंटर। प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली, नो एरर है। यहाँ पे हमारी डॉट कॉम फाइल भी बन गई है और डॉट लिस्ट फाइल भी बन गई है। जस्ट चेक द फोल्डर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एसएम की थी, ये कॉम फाइल है और ये लिस्ट फाइल है, ये पहले तीन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम जाएंगे डीबगर में। उसकी कमांड भी याद कर लें, AFD। अभी हमने ना डॉट कॉम वाली फाइल ओपन करनी है डीबगर के अंदर, lab2-1.com। ये आ गया हमारा डीबगर। इसकी स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं होती, शायद आपको सही तरह विजिबल ना हो रहा हो। क्लियर है? काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए होते हैं सर वीडियो की क्वालिटी बड़ी लो है, तो ये वहाँ पे ज़रा इशू है, ये जो है ना इसकी फिक्स है। इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जब आप वो वीडियो देख लेंगे ना जो डाउनलोड फाइल में पड़ी हुई है, हाउ टू यूज़ नेसम, उसके अंदर ये सब तमाम चीज़ें हैं और तमाम टूल्स वहाँ पे मौजूद है डाउनलोड फाइल्स सेक्शन के अंदर। ठीक है, जी सर। अब ना ज़रा ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसका जो लेआउट है, स्ट्रक्चर जो है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ AX0000, विजिबल है सबको? यस किसी सर। किसी को कोई विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा हो? ये नो सर। तैयबा को नो सर हुआ है जी। तैयबा को स्क्रीन आप ज़रा अपने एंड पे देख लें, अगर जूम कर सकती हैं तो अपने विंडो। मेरे पास इसका साइज़ ना, ये जो डीबगर है स्क्रीन, इसका साइज़ फिक्स है, ये जूम वगैरह नहीं हो रहा। मैं इस टॉप पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये ब्लिकरिंग हो रही है ना, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, AX लिखा हुआ है, BX है, CX है, DX है, ये हमारे तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू हैं, करंट वैल्यूज़ हैं। रजिस्टर के नेम है, उसके आगे उसकी वैल्यू है। इसका जो राइट साइड वाला पोर्शन है, जहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है टॉप के ऊपर, आगे फ्लैग्स है, इसके अंदर जो है ना +4 9FFF, ये हमारे जो है ना वो एक स्पेशल रजिस्टर है जिसके अंदर हमारे फ्लैग्स होते हैं। कैरी फ्लैग हो गया, या ज़ीरो फ्लैग है, या ऑक्सिलरी फ्लैग है, या पेरिटी फ्लैग है, ओवरफ्लो का फ्लैग, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। क्लियर है यहाँ तक लेआउट? यस सर। नीचे जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, यहाँ पे आप कमांड दे सकती हैं कोई भी, अगर आप कोई चीज़ अपने हिसाब से चेंज करना चाहें रन टाइम पे, तो वहाँ वो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अभी इसके नीचे जो पोर्शन है वो हमारा कोड है, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ 1 और DS:0000, ये तमाम लोग देख सकते हैं। जी सर। DS क्या है और 0000 क्या है? ये एड्रेसेस है।
एड्रेसेस है कौन से सेगमेंट की में? कोड सेगमेंट से। डीएस से कोड सेगमेंट बनता है? सर ये मेमोरी होती है। मेमोरी तो है, मेमोरी का सेगमेंट कौन सा है ये? डीएस डेटा लिखा हो। सेगमेंट। हाँ बिल्कुल करेक्ट, डाटा सेगमेंट है। अब ये मेमोरी वन विंडो है, और जो जहाँ पे कोड नज़र आ रहा है हमें मूव CX0004, उसके बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो हमारी दूसरी मेमोरी विंडो है। लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डाटा सेगमेंट ही शो करते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि जो हमारा कोड सेगमेंट है ना वो हम मेमोरी वन विंडो में लेके जाएंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि हमारा कोड वैल्यूज़ मेमोरी में कैसे नज़र आएंगी। ओके, रेडी? यस सर। यहाँ पे लिखेंगे M1, ये हमारा वो पोर्शन है मेमोरी वन विंडो का जहाँ पे हम कोड सेगमेंट को शो करना चाह रहे हैं। अब आगे लिख दिया CS, ये कोड सेगमेंट आ गया, आगे कोलन। यहाँ पे अब हमने देना है ऑफसेट। हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? कोड सेगमेंट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया हुआ प्रोग्राम के अंदर 0। सर 0100। करेक्ट, 0100, जो हमने खुद बताया है प्रोसेसर को कि हमारा जो मेमोरी में कोड जहाँ पे आप प्लेस करें उसको आप स्टार्ट करें 0100 से। सर डीएस नहीं आएगा यहाँ पर डीएस डेटा तो विंडो में दिखाने के लिए? डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ कोड है। तो सर डेटा विंडो में दिखाना है ना हमने इसको। नहीं, हम कोड सेक्शन में जाएंगे ना। ओके सर। सर अभी कोड सेक्शन में। हाँ कोड सेक्शन में जाएंगे, 0100 एंटर। देखें मेमोरी वन में जो थी वो अब क्या शो हो रही है, किसी को ये अगर नज़र आ रहा है तो मुझे बताएं। जो मेमोरी वन का पार्ट है या विंडो है वहाँ पे कौन सा सेगमेंट लोड हो गया है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेमोरी का सर स्टार्टिंग एड्रेस? CS 0100। 0100। अभी जो दरमियान वाला ब्लैक पोर्शन है जहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है वो ज़रा चेक करें, वो हमारी लिस्टिंग फाइल है। उसके अंदर लिस्टिंग फाइल है, कोड पड़ा हुआ है, हमारे ऑपरेशन लीगल पड़े हुए हैं, और जो वैल्यूज़ है वो पड़ी हुई हैं। अब इसकी लाइन 1 जहाँ पे 0100 B90 400 सारे पहुँच गए वहाँ पे। जो दरमियान वाली ब्लैक विंडो है जिसके अंदर ग्रीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ब्लैक और ग्रे सा है, वाइट सा। जी सर। फर्स्ट लाइन 0100 B90 400, क्लियर? यस सर। तो जो B9 है वो ऑप कोड है हमारा, वो 0400 ये वैल्यू है जो हमने मूव करानी है CX के अंदर। अब B9 ये बता रहा है कि जो CX के अंदर हमने कुछ चीज़ मूव करानी है, अगर CX की जगह पे DX हो जाए तो उसका ऑप कोड चेंज हो जाएगा। फिर वो बताएगा कि DX के अंदर हमने कुछ चीज़ मूव करानी है। इस तरह अगर BX होता तो उसका भी ऑप कोड चेंज होता। ओके, ये मतलब बाइंडिंग है आपके ऑपरेशन की और आपके जो वो है रजिस्टर है उसके साथ, दोनों चीज़ें मिलके एक ऑप कोड को डिफाइन करती हैं। ये कौन से रजिस्टर में कौन सा ऑपरेशन करना है, सिंपल ये है। उसके बाद उसकी वैल्यू पड़ी है 0400। ये यहाँ पे ये रिवर्स लिखा हुआ है, इसको 0004 होना चाहिए था, ये 0400 क्यों है, ये बार बार बताया गया लेक्चर में। सर ये जो मेमोरी है उसमें वैल्यू उल्टी नजर आती है ना? सर ये लिटिल ये सीधी नजर आती है। इंडियन, एक बंदा एक टाइम में। सर ये लिटिल इंडियन नोटेशन है इंटेल की। लिटिल एंड नोटेशन, गुड। क्या होती है ये? मेमोरी लेस जो ये जो स्मॉल बाइट होती है वो पहले शो होती है और लार्ज वाली बाद में शो होती है। हाँ, ये और कोई बात कर रहा था, राफिया आप कुछ कह रही थी? चलें, अरीशा आप ठीक कह रही हैं, लिटिल एंडियन है। और यहाँ पे अगर आप मेमोरी विंडो देखें ना, मेमोरी विंडो 1, तो हमने स्टार्ट किया है 0100 से। तो जो फर्स्ट एड्रेस है ना वो मतलब कि हम ये कर रहे हैं
डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा या असेंडिंग ऑर्डर आएगा। यहाँ पे हमने लो से स्टार्ट करना है और हाई मेमोरी एड्रेस की तरफ जाना है। बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे? ओके, मैं खुद ही बता देता हूँ, किसी के पास जवाब नहीं तो ये असल में हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और ऐसा ऐसा मेमोरी बढ़ाते जाएंगे। ये जो मेमोरी वन यहाँ पे लिखा हुआ ना, वन ओनली, और नीचे लिखा हुआ CS0100, इसके आगे जाए ना B9 के ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो ये मतलब कि लीस्ट एड्रेस है, सबसे छोटा एड्रेस है हमारे पास। उसके बाद 1 है, ये पहली बाइट होगी, सबसे पहली बाइट 0 से स्टार्ट होती है। ये भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो असाइनमेंट आई है ना CS401 की, उसमें एड्रेस कैलकुलेशन करनी है, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना, वरना छोटा सा काम है और वो इसी लॉजिक के ऊपर वो ठीक हो जाएगा, इसी पे खराब होगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट बाइट है 1 0 0, फर्स्ट बाइट है, 1 पे सेकंड बाइट है और 2 पे थर्ड बाइट है। अब हमारा प्रोग्राम में क्या है, B90400, ये जो 0 बाइट है जहाँ पे B9 लिखा हुआ ऑप कोड हमारा, उसके नेक्स्ट जगह पे अगर हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ 04। लिटिल एंडल की वजह से यहाँ पे 04 आ गए, क्योंकि अगर हम उसमें देखें ना, जैसे हम लिखते हैं वो यूनिट्स और टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो जो जहाँ पे यूनिट्स वाला पोर्ट है वो सबसे स्मॉल होता है, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हमने वो स्मॉल पार्ट यूनिट्स वाला, हमने जो सबसे छोटा एड्रेस था वहाँ पे लिखा है, इसको लिटिल एंडन कहते हैं। तो आगे 00 आ गई बाइट नंबर थर्ड पे, जहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है। अच्छा, क्या मेमोरी के अंदर हम कोड चेंज कर सकते हैं? लेट्स सी। F9 प्रेस करेंगे ना, तो आपका जो कर्सर है वो राइट साइड पे आ जाएगा मेमोरी के अंदर। बाय उसके जब आप इसमें मेमोरी में आ जाएं तो फिर आप एरो यूज़ करें इसके अंदर अप डाउन और लेफ्ट राइट जाने के लिए। आप ये देखें 09, ये 04 है। अब कोड में क्या है हमारे पास 04, इसको मैं चेंज करता हूँ 06 कर देता हूँ। कोड विंडो चेक करें क्या हो गया, बता सकता है कोई? यस सर, B906 हो गया 00। मतलब कि अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ मेमोरी के अंदर, सीधा मेमोरी में जहाँ पे हमारा सेव प्रोग्राम, वहाँ अभी हम छेड़खानी कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम आप कोड चेंज कर दें B9 की जगह पे इसको चलो B8 करते हैं, अब क्या हो गया? B8 वहाँ भी हो गया मैम। इस कोड पर भी चेंज हो गया था। कोड में क्या चेंज आया है? मेमोरी तो हमने चेंज कर दी, वो मूव B8 वहाँ पे भी आ गया। BX पर हमारा एकोमुलेटर में चला गया। पहले हमने जो है वो CX में रखा हुआ था, अब हमारे पास सर एकोमुलेटर। CX से AX में चला गया है, सी रजिस्टर चेंज हो गया। रजिस्टर चेंज हो गया। ऑप कोड चेंज होने से मैंने बताया था जो ऑप कोड है वो ऑपरेशन और रजिस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी कमांड तो वही है मूव की, लेकिन ऑप कोड चेंज हो गया क्योंकि हमारा रजिस्टर चेंज हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को यहाँ पे कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो नो सर। तो इसको मैं वापस सर F9 से हम कहाँ चले जाते हैं? F9 से F9 से आप राइट साइड पे आ जाएंगे, इसके अंदर विंडो के अंदर मेमोरी विंडो के अंदर, डेटा मैं के अंदर। सर एक दफ़ा B9 और B8 के बारे में दोबारा बताइएगा। 8 और 7 जो है वो अप डाउन के लिए हैं, या अकेला 7 भी चल जाता है। मिसाल के तौर पे अब मैं प्रेस करूँ F7 तो वो टॉप पे चला गया है। अब दोबारा फिर F7 प्रेस करने लगा हूँ मैं, ये नीचे वाली मेमोरी विंडो 2 में आ गया। कर्सर ब्लिंक कर रहा नज़र आ रहा है। यस सर। अब दोबारा फिर प्रेस करने लगा हूँ F7, ये कोड पे आ गया, सॉरी जहाँ पे हम कमांड एंटर करते हैं, ये फिर टॉप पे चला गया।
यानी F7 आप प्रेस करते रहेंगे तो ये टॉगल करता रहेगा आपका कर्सर कहाँ पे जा रहा है, और F9 प्रेस करेंगे, ये नीचे ला के आपने प्रेस करना है पहले। F9 जो है वो लेफ्ट राइट मूव करेगा हॉरिजेंटल, और जो F7 है वो वर्टिकल मूवमेंट के लिए है। ये मैंने अभी F7 दबाया तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं मेमोरी 1 विंडो में, यहाँ पे CS0100 लिखा हुआ है। ओके, तो मैं अपना प्रोग्राम ठीक करता हूँ वापस। यहाँ पे क्या था, B9 था, CX आ गया, और वैल्यू क्या थी हमारी कोड की, 04 मूव कराना था। 04। चलें जी, ठीक हो गया। अब F1 दबाएंगे तो ये आपकी, एक बार ना ज़रा वैल्यू आप मुझे बताएं, आप AX में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 00040 IP में क्या वैल्यू है? IP रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में 0100 010। गुड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। एग्जीक्यूशन के लिए F1 दबाऊंगा, एक स्टेप पे एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, मूव CX 004। इस कमांड के बाद जो 4 है वो CX में चला जाना चाहिए। अभी CX की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको? सर 0010 नजर आ रही है। हाँ जी, और ये F1 प्रेस हो गया। अब क्या हो गई है? सर 4 हो गई है। और 0004 IP की 0103। ये क्यों चेंज हुई है? सर सर क्योंकि क्योंकि वो आईपी नेक्स्ट एड्रेस को हर नेक्स्ट दफा पॉइंट करता है। अपने पास होल्ड करके रखता है ताकि नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो सके हमारे पास हाँ, इंस्ट्रक्शन। जैसे IP ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे जा रहा है ना, इसी तरह CX है, जब हम उसको लूप के साथ मैच करेंगे ना या उसके साथ यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ऑटोमेटिक है ये। ओके, बाइंडिंग है ये। यस सर। अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? F1 प्रेस करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, सर AX AX में में पहले ही 0 पड़ा हुआ है तो हाँ वो 0 कुछ ही भी नहीं होगा। होगा। लेकिन ये हमारी अपनी तसल्ली के लिए कि हमने 0 वहाँ पे भेजा था। अगर पहले कुछ और होता तो हमारी तो गारंटी नहीं थी ना पहले क्या पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने हिसाब से सारी चीज़ें पहले सेट करनी है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में सारी जिम्मेदारी प्रोग्रामर की है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ऐड AX 002। सर 2 ऐड हो जाएगा AX में। ऐड होगा या 2 मूव हो जाएगा? मूव हो जाएगा सर। अगर मैं मेमोरी में जाके 2 की जगह पे 4 करूँ तो इज इट पॉसिबल राइट नाउ एट दिस मोमेंट? सर AX में जाएगा ना, ऐड होके फिर आंसर AX में ही जाता है ना। ऐड होकर जाएगा, मैं कहता हूँ कि अभी हम 2 ऐड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू हो AX की उसके अंदर। मैं कहता हूँ मैं मेमोरी विंडो में जाऊँ और 2 की जगह 4 कर दूँ, इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? हर कार से देख रहे हैं। मैं तो देख लूंगा, आपका क्या आंसर है? सर अगर मेमोरी विंडो में जाए तो फिर सर 4 ऐड होगा। चेंज हो जाएगा इस वक्त ये? जी हो जाएगा सर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन होता है। हो जाएगा। तो ये F9 से मैं इधर आ गया। अब मेमोरी लोकेशन कहाँ पे पड़ा हुआ है ये, वो ज़रा मुझे गाइड करें, कहाँ पे जाऊँ मैं, कौन सी वैल्यू चेंज करूँ कि 2 की जगह पे 4 हो जाए? 7 में है सर, नीचे 7 वाले पर। पे। मेमोरी एड्रेस अगर आप कोड विंडो में देखेंगे ना 0106 है, यस सर। तो ये हो गया हमारा 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106। यहाँ पे तो 5 पड़ा हुआ है। 5 इसलिए कि वो ऑप कोड है, पहले ऑप कोड देखा उसने।